Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 विच इज़ पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स. सो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना. तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पॉपुलर स्ट्रगल्स, मूवमेंट्स, लोगों का पार्टिसिपेशन, प्रेशर ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं और ये सारी चीज़ें किस तरह से रोल प्ले करती हैं एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस इंटायर चैप्टर. सो देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सो दीज आर द कॉन्टेंट्स जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट ऑल वर द पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोलीविया. मूवमेंट कैसे हुई थी डेमोक्रेसी की नेपाल में, बोलीवियाज का वाटर वॉर क्या था, ओके, एंड डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल, हाउ बोथ ऑफ दीज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फिर हम समझने की कोशिश करेंगे मोबिलाइजेशंस कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स का क्या रोल होता है. अब इसमें भी आपको टाइप्स मिल जाएंगे, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप्स, ओके, और क्या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हेल्दी होता है या नहीं होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस इंटायर चैप्टर. बट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, this session we are going to understand the popular struggle in Nepal and Bolivia, and सिर्फ आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, कि नेपाल में ये जो पूरा मूवमेंट हुआ डेमोक्रेसी का वो कैसे हुआ. सो देखिए नेपाल ने 2006 में वहाँ पे बहुत बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉपुलर मूवमेंट आपको देखने बोला. मूवमेंट किस चीज़ के लिए था? डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के लिए. अब डेमोक्रेसी रेस्टोर की बात कर रहे हैं, बात रखिए, याद रखिए, है ना. यानी कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इनसे छीन ली गई होगी इस बीच में, इस स्पैन ऑफ टाइम में, है ना. तभी उसको वापस जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है ना. यानी कि डेमोक्रेसी को वापस लाने की बात की जा रही है. सो यहाँ पे 1990s में बड़ा ही फेमस वर्ड यूज़ किया जाता था, थर्ड वेव फॉर डेमोक्रेसी, है ना. सी फर्स्ट वेव में कुछ ऐसी कंट्रीज़ आई जो कि पहले ही डेमोक्रेसी जिन्होंने हासिल कर ली. सेकेंड वेव में दूसरी डेमोक्रेसीज आई जब एक पॉपुलर मूवमेंट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना. तब बहुत सारे देशों को आज़ादी मिली और बहुत से देशों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया. एंड द थर्ड वेव वॉज इन लेट 1990s, जिसमें बहुत से जो देश थे उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया. सो वही है थर्ड वेव और डेमोक्रेसी 1990s में. सो यहाँ पे क्या था, नेपाल की मैं थोड़ी कंडीशन बता देती हूँ. नेपाल में है मोनार्की, यहाँ पे होता है किंग, ओके. तो पहले किंग हुआ करता था. किंग के रूल से लोगों को लगा कि नहीं, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और भारत को देखते हुए भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी कि किस तरह से अगर डेमोक्रेसी आएगी तो देश को कैसे डेवलप किया जा सकता है. सो उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो है डेमोक्रेसी का सिस्टम स्टार्ट हुआ. किंग जो था यूजुअली, मतलब यानी कि एक फॉर्मल हेड की तरह इसको रखा गया. और कौन सा एग्जाम्पल है दुनिया में जहाँ पे किंग को फॉर्मल हेड की तरह रखा जाता है? यूनाइटेड किंगडम में, है ना, यूके में, जहाँ पे क्वीन जो है वो है क्या, क्वीन एलिजाबेथ. शी इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ दैट स्टेट, बट इलेक्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, जिनके पास में हमेशा से ज़्यादा पावर रहती है. सो उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि ठीक है, किंग की पोजिशन रखते हैं, ही विल बी द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, बट जो रियल पावर होगी, रियल पावर हम दे देंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास. ठीक है, जो भी इलेक्ट करेंगे हम लोगों के पास. सो तब थे किंग कौन? किंग बीरेंद्र. इन्होंने ये जो ट्रांजिशंस है इसको फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया. एंड ही वॉज एक्चुअली किल्ड बाय मिस्टीरियस मैसेकर ऑफ रॉयल फैमिली इन 2001. फिर आए किंग ज्ञानेंद्र, नए किंग थे नेपाल के, एंड वो ये जो डेमोक्रेटिक रूल थे उससे थोड़े ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे. फिर उन्होंने जो भी इनके डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में इन अ वे जो वीकनेस थी उसका बेनिफिट उठाया, उसका एडवांटेज उठाया. एंड एक वहाँ पे सिस्टम था कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी दैट वाज अनपॉपुलर, तो उसका भी एडवांटेज उठाया. 2005 में क्या हुआ, किंग ने प्राइम मिनिस्टर की पावर डिसमिस कर दी, और प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया, इसका मतलब जो पार्लियामेंट है उसको भी डिसमिस कर दिया गया, उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया.
फिर 2006 में हुआ मूवमेंट, and this was the very popular movement in order to regain the popular control over the government from the king, यानी कि डेमोक्रेसी रेस्टोर करने की बात यही पूरे मूवमेंट में हुई। सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने 7 पार्टी अलायंस SPA फॉर्म किया, ठीक है, एंड 4 दिन का स्ट्राइक रखा काठमांडू में, जो कि काठमांडू नेपाल की कैपिटल है वहाँ पर। इस जो प्रोटेस्ट है, दिस सून टर्न्ड इनटू इंडेफिनाइट स्ट्राइक विच माओइस्ट इंसर्जेंट। अब माओइस्ट हुआ माओइस्ट इंसर्जेंट, दीज आर दोज कम्युनिस्ट ग्रुप जो कि माओ की आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं। चाइनीज़ लीडर थे जो कि सोचते हैं कि जो वर्कर्स और लेबरर्स हैं उनके जो रूल को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं थ्रू वायलेंट मीन्स। ओके, सो उस तरह के जो इंसर्जेंट्स थे वो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब ने हाथ जोड़े, उन सब ने एक साथ मिलकर एक इंडेफिनाइट स्ट्राइक रखी। पीपल डिफाइड कर्फ्यू जब लगाया गया वो भी डिफाई कर दिया गया, स्ट्रीट्स पर बैठ गए, एकदम प्रॉपरली स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल था, इतने सारे यानी कि लाखों की पॉपुलेशन के लोगों को जो कि गैदर हुए थे रेस्टोरेशन के लिए, उनको संभालना। एंड नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स दे लीड टू 5 lakhs ऑन 21 अप्रैल। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया किंग को। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट दे रिजेक्टेड हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग, क्योंकि देखो किंग ने अपनी तरफ से कुछ कंसेशंस दिए, ठीक है ऐसा कर लो, दैट वाज वेरी हाफ हार्टेड। इन्होंने लीडर्स ने जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने सारी चीज़ों को नकार दिया। अपनी डिमांड्स पे वो खड़े रहे, उनको चाहिए था रेस्टोरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, दे वांटेड डेमोक्रेसी बैक अगेन, ठीक है, जो कि किंग ने ले ली थी। सारे पावर्स चाहिए थे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऑल पार्टी गवर्नमेंट को, एक नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको फाइनली चाहिए थी। ऑन 24 अप्रैल 2006 लास्ट डे था अल्टीमेटम का। फिर किंग को फोर्स किया गया टू कंसीड ऑल 3 डिमांड्स। फिर ये जो 7 पार्टी अलायंस थी उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, इंटरिम यानी कि सिर्फ हाल ही समय के लिए जो गवर्नमेंट बन रही थी उसका प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चुना। एंड पार्लियामेंट रिस्टोर हुई, फिर पार्लियामेंट बैठी एंड दे पास लॉस टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग। फिर उन्होंने बहुत से पावर्स किंग से ले लिए। फिर जो 7 पार्टी अलायंस थी और जो माओइस्ट थे दे केम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनाएंगे। 2008 में मोनार्की को कम्प्लीटली एबलिश कर दिया गया। नेपाल बन गया एक फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया, जो कि बड़ा ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हाल ही में अडॉप्ट किया गया है। एंड द स्ट्रगल ऑफ नेपाली पीपल दे फाइनली केम इन टू एंड एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कि किस तरह से उन्होंने किंग के राज को हटाया, उसके जो आर्बिट्री पावर्स थे उसको हटाया और कैसे करके डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया एंड फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये बड़ा एक हाईलाइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सारी पावर्स जो है वो इंश्योर करके रखी गई और प्रॉपरली सारी चीज़ें डिमार्केट की गई, सो दैट एवरीथिंग इज रिटर्न एंड रेगुलेटेड एज वेल। सो दिस इज हाउ द पॉपुलर मूवमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी हैपेंड इन नेपाल, ठीक है। यही है सबसे बड़ा रोल एक डेमोक्रेसी में पॉपुलर स्ट्रगल्स का, कि आप किसी भी डेमोक्रेसी को आज की डेट में देखोगे तो उसके पीछे कुछ होगी हिस्ट्री। You'll find some history, some popular movements by which the democracy is enforced. क्योंकि आप हिस्ट्री में जानिए, हिस्ट्री पे जाइए तो आपको almost all the countries have had at some point of time the kingship or you can say monarchy. बट मोनार्की से डेमोक्रेसी में कैसे ट्रांजिशन हुआ है वो आपको देखने मिल जाएगा। आज की डेट में भी बहुत से देश हैं जहाँ पे अभी भी मोनार्कियल रूल चल रहा है, किंग का रूल चल रहा है, बट स्टिल देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस विच हैव हैड अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक system. So this was the story of Nepal. In the next session, we'll try to understand the Bolivia's water war, and then we'll discuss the democracy and the popular struggle. A conclusory note, right? In the upcoming session, we are going to discuss the mobilization and organization, pressure groups and movements कैसे role play करते हैं, sectional interest group क्या होते हैं, public interest group क्या होते हैं, movement groups क्या होते हैं, सबके प्रॉपर डिफाइन करेंगे हम, एंड उनका इन्फ्लुएंस हेल्दी होता है या नहीं, दैट वी विल ट्राई टू
understand in the upcoming session. So stay tuned for that. So this is it for this session. I hope you understood and I hope you like this video, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। याद रखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, इन परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।